हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। थोड़े डिफ़िकल्ट हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस विद मैप्स एंड फैक्ट्स। शुरू करते हैं। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कैनल्स और यहाँ पे बताना है कौन सी कैनल किसको कनेक्ट करती है। तो देखते हैं कील कैनल किसको कनेक्ट करती है। सू कैनल, पनामा कैनल और स्वेज कैनल, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, एल्प एस्चुरी और बाल्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, या लेक सुपीरियर और लेक हुरन। आइए मैप पर चलते हैं फटाफट से। देखिए, बात करते हैं पहले कील कैनल की। तो देखिए, जो कील कैनल है ये बाल्टिक सी से कनेक्ट करती हुई एल्प एस्चुरी को अच्छे से कनेक्ट कर रही है। और ये अगर आपसे पूछा जाए कौन से सी को कनेक्ट करती है, तो बाल्टिक सी से नॉर्थ सी को कनेक्ट करती है कील कैनल। और ये तो हो गया कील कैनल का। और जो ये कील कैनल है ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाटरवे है और ये कहाँ पर है? नॉर्थ जर्मनी में। अब बात करते हैं पनामा कैनल की। तो देखिए दोस्तों, ये है पनामा कैनल और ये अटलांटिक ओशन से जो पैसिफिक ओशन है उसको कनेक्ट करती है। देखिए, ठीक है ना। तो ये पनामा जो कैनल है ये अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है और ये आर्टिफिशियल लेक है और ये 82 किलोमीटर्स का इसका वाटरवे है। आइए अब बात करते हैं सू कैनल की। तो देखिए, ये है सू कैनल और ये लेक सुपीरियर को लेक हरोन को कनेक्ट कर रही है यहाँ से। ये कहाँ पर है? ये है ओंटारियो में, कनाडा में है ये लेक, ओंटारियो में। और जो सू कैनल है ये एक बहुत ज़्यादा बिजी वाटरवे है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स को, जैसे कि आयरन और ग्रेन्स और कोल, ऐसे जैसे इम्पोर्टेंट गुड्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है ये वाला कैनल। अब बात करते हैं स्विस कैनल की। तो ये मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है रेड सी से, यहाँ से रेड सी से। ये एक मैनमेड वाटरवे है और ये कट करती है नॉर्थ साउथ इन इजिप्ट। तो देखिए, जो कील कैनल है वो किसको कनेक्ट कर रही थी? वो कर रही थी बाल्टिक सी को और एल्प को। सू कैनल किसको कर रही थी? सू कैनल कर रही थी लेक सुपीरियर को और लेक हुरन को। पनामा कैनल कर रही थी अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रही थी और स्वेज कैनल कर रही थी मेडिटेरियन सी को रेड सी से। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। युकाटन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? जो युकाटन स्ट्रेट है वो दो देशों को जोड़ता है, मोरक्को को मैक्सिको को क्यूबा से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, ये रहा युकाटन चैनल और ये किसको जोड़ता है? क्यूबा को मैक्सिको से, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल डमरू मध्य यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करता है। तो कौन सा स्ट्रेट है जो डिवाइड करता है यूरोप को अफ्रीका से? विच इज जिब्राल्टर। मैप में आते हैं, ये देखिए, ये रहा यूरोप और ये रहा अफ्रीका और ये रहा जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये जो स्ट्रेट है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो आंसर है इसका सी। और दोस्तों, जो ये डोवर है, डोवर चैनल है, डोवर जल संधि है, ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है और इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है, डोवर चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फेरल का नियम किसके विक्षेप से संबंधित है? फेरल लॉ इज रिलेटेड टू डिफेक्शन ऑफ। तो दोस्तों वो है ऑप्शन डी, ट्रेड विंड एंड ओशन करंट से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, फेरल के नियम के अकॉर्डिंग क्या था कि देखो, यहाँ ये है इक्वेटर। अगर हम इस साइड मुंह करके खड़े हो, इक्वेटर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, तो अगर ये यहाँ पे जो भी हवा जाएगी ना, तो वो सीधी नहीं जाएगी, फेरल के नियम के अकॉर्डिंग ऐसे मुड़ जाएगी। और अगर हम इस साइड खड़े हैं और इस साइड इक्वेटर है और इधर मुंह करके खड़े हैं, तो जो भी हवा यहाँ से आएगी वो ऐसे मुड़ जाएगी।
उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ हेमिस्फेयर में दाहिनी ओर चली जाएगी और सदर्न हेमिस्फेयर में कहाँ चली जाएगी, बाई ओर मुड़ जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं, फेरल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं है। आप लोगों को मैंने पहले वाली वीडियो में भी कराया हुआ है। इसका आंसर है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण से कभी भी कॉज नहीं जनरेट होता ओशियन करंट्स का। भूमंडलीय पवन एक कॉज है, महासागरीय जल के तापमान में विचरण ये भी एक कॉज है, और तट रेखाओं की आकृति और विन्यास ये भी एक कॉज है। लेकिन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ये कोई भी कॉज नहीं है कि जनरेट करे ओशन करंट्स को। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ओशन के बारे में एक स्टेटमेंट दे रखी है, उनको कंसीडर करना, देखना है, विचार करना है। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचालन होती है। ठीक बात है ये। जो ओशन करंट्स होती हैं वो स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द ओशन, उनका जो स्लो सरफेस मूवमेंट होता है ओशन करंट्स का वाटर में, महासागर में। ओशन करंट्स असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ्स हीट बैलेंस। बिल्कुल ठीक बात है। जो ओशन करंट्स होते हैं वो अर्थ की हीट को बैलेंस करते हैं और मेंटेन करके रखता है महासागरीय धाराएं, नहीं तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, ओशन करंट्स आर सेट इन मोशन प्राइमरी बाय प्रिवेलिंग विंड्स। हाँ जी, ये भी सही है कि इसका जो मोशन है प्राइमरी किससे होता है, प्रिवेलिंग विंड से। नेक्स्ट, ओशन करंट आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फिगरेशन ऑफ द ओशन। ये भी ठीक है, समरूप द्वारा प्रभावित होता है महासागरीय धारा, महासागर के समरूप द्वारा प्रभावित होती है। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। मेटालिक मिनरल्स का सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स कौन सा रॉक ग्रुप है। तो आंसर है दोस्तों धरवाड़ा समूह। जितना भी येलो पोर्शन में है वो सब धरवाड़ा ग्रुप है। और ये किसमें, ये मेटामॉर्फिक टाइप का रॉक है और इसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, निकेल, ऐसे बहुत सारे मेटालिक मिनरल्स होते हैं और ये मेजर सोर्स है। जो धारावाड़ ग्रुप है रॉक्स का वो एक मेजर सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम फाउंड इन इंडिया इज। तो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम आप लोगों को मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया हुआ है कि कौन सा है, आर्कियन सिस्टम। ये सबसे पहले आया था ये वाला रॉक सिस्टम। जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई थी तो आर्कियन जो रॉक है उसका निर्माण हुआ था। हमारी लाइफ, ह्यूमन लाइफ से भी पहले का सिस्टम है ये, पुरातन सिस्टम है ये कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर का जो पठार है, झारखंड और राजस्थान, कह सकते हैं दिल्ली, दक्षिण पूर्वी भाग पर ज़्यादातर एक्सपैंडेड है। ये देखिए ये आर्कियन रॉक्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ तक इनका एक्सपैंड है। ये बहुत ज़्यादा पुराना रॉक सिस्टम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। तो देखिए जिसके अंदर ज़्यादा मिनरल्स होंगे, मेटालिक मिनरल्स होंगे, वो ही आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिकल पॉइंट से सबसे इम्पोर्टेंट रॉक होगा। तो आंसर होगा इसका धारवाड़, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, देश की लगभग ऑलमोस्ट सारी धातुएं पाई जाती है, लाइक गोल्ड, मैग्नीज, लोहा, तांबा, सीसा एक्सेट्रा यहाँ पे पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर, क्लाउडनेस नाइट बिकॉज क्लाउड्स। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, इसीलिए। देखो अब ये मान लो अर्थ है, इसके अंदर जितनी भी हीट आई है रेडिएशन से, ठीक है, आपको मैंने समझाया था पिछली वीडियो में रेडिएशन क्या होता है, और लॉन्ग वेव रेडिएशन और शॉर्ट वेव रेडिएशंस। तो अब ये देखो पृथ्वी गर्म हो चुकी है यहाँ पर, अब वो वापस से शॉर्ट वेव रेडिएशन से तो पृथ्वी गर्म हो गई, अब लॉन्ग वेव रेडिएशन से जो भी जितना उसने एनर्जी को सोक किया है, गर्मी को सोक किया है, वो उसको वापस भी करेगी। अब यहाँ पे बादल होंगे,
तो क्या होगा, वो रेडिएशन प्रॉपर ऊपर तक स्पेस तक नहीं जाएगी, वो वापस आ जाएगी। तो बादलों से क्या हुआ, अटक गया सिस्टम सारा, जो भी रेडिएशन जा रही हैं ऊपर वो नहीं जा पा रही। लेकिन जब अगर क्लियर नाइट्स हैं, बादल नहीं है ज़्यादा, तो जो क्लाउड्स है वो बैरियर नहीं बनते हैं और सरफेस क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, तो जितनी भी रेडिएशन है ऊपर स्पेस में जा पा रही है। तो इसीलिए जो क्लाउडी नाइट्स हैं वो बैरियर होते हैं हीट रेडिएशन के, और क्लियर नाइट्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। अभी मैंने आपको बताया किसके कारण, रेडिएशंस के कारण, ड्यू टू रेडिएशंस, क्योंकि शॉर्ट वेव रेडिएशंस आ रही हैं, अर्थ वापस भेज रहा है लॉन्ग वेव रेडिएशंस के दौरान। अगर क्लाउड्स क्लियर हैं, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं है, तो वो आराम से रेडिएशन जा सकता है, लेकिन क्लाउड्स हैं तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है, रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर थ्री। तो दोस्तों देखिए, इजी है ये तो। अगर लैंड कवर्ड होगा फ्रेश स्नो से तो क्या होगा, वो अच्छे से रेडिएशंस को वापस भेजने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो स्नो होती है, फ्रेश स्नो होती है, वो 70 से 90% तक जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस बैक कर देती है। और अगर सैंडी एरिया को देखें या रेगिस्तान को देखें तो वो 20 से 30% तक रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को। और घास के मैदान देखिए, जैसे प्रेरी भूमि हो गई, इनको देखें तो ये करती हैं 14 से 37% तक। तो इसलिए आंसर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो लैंड कवर्ड एरिया होगा, फ्रेश स्नो से जो लैंड कवर्ड होगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी सनलाइट को 70 to 90% तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून चलता है तो उसमें सबसे ज़्यादा कम वर्षा कहाँ होती है, तो दोस्तों आंसर है चेन्नई। चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में, याद रखिएगा। यहाँ पे 40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। ये दिख रही है मैप में, ये रहा चेन्नई। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम मात्रा में बारिश होती है जब दक्षिण पश्चिम मानसूनें चलती हैं तब। ये मानसूनें सबसे ज़्यादा बारिश करती हैं केरला पर, यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो दोस्तों आंसर है इसका केरला में। केरल में सबसे ज़्यादा अधिक एनुअल रेनफॉल होता है। देखिए ये रहा ओवर 250, ये रहा केरला हमारा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक एनुअल रेनफॉल होता है। केरला में होता है 3055 मिलीमीटर तक का बारिश। अरुणाचल प्रदेश में होती है दोस्तों 2781 मिलीमीटर तक की बारिश होती है, और सिक्किम में होती है 2739 मिलीमीटर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ग्रीष्मकालीन मॉनसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ग्रीष्मकालीन यानी जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इन इंडिया, तो कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा आता है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम पवने भी कहा जाता है। शीतकालीन में यानी कि ठंड में इनकी दिशा बदल जाती है और ये नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि द ट्री कवर्ड एरिया इज मैक्सिमम इन, सबसे ज़्यादा ट्री का जो एरिया है वो कवर्ड मैक्सिममली कहाँ होता है, तो आंसर है ईस्टर्न डेक्कन, पूर्वी दक्कन में। देखिए दोस्तों, ये जो ईस्टर्न डेक्कन है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कवर्ड एरिया है ट्री का, मैक्सिमम कवर्ड एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। अब बताना है स्टेट ऑफ आवर कंट्री हैज मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज। अब परसेंटेज में बताना है, तो आंसर है दोस्तों सी, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में 77493 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र है, ठीक है ना।
अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में घने सदापर्णी वन आच्छादन के अंतर्गत विशालतम क्षेत्रफल है? वन ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following states of India has the largest area under dense evergreen forest cover? Dense evergreen forest cover पूछा है, dense evergreen forest cover। मैप में चलिए तो देखिए दोस्तों, dense evergreen forest cover पूछा गया है, तो आंसर होगा इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश है, पर उस क्वेश्चन में नहीं है, तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश। इसमें 66431 वर्ग किलोमीटर ट्री का डेंस कवर है, डेंस कवर फॉरेस्ट है। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर पाए जाते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड होती है। आशा करती हूँ आप सभी को क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे और जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।